डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब के ऊपर भी पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए जी, एक तो इन पे पर्चा हो भी गया है मुस्तफाबाद में। जब पर्चे में नाम आ गया तो इसका मतलब पर्चा हो गया। फैसल कामरान साहब पे? हाँ जी, जिस केस में इन्होंने मजिस्ट्रेट के घर पर धावा बोला जी, उनके जुडिशियल जो रेस्ट एरिया था उनके केयर टेकर की तरफ से उनकी मुद्दईयत में एसएचओ पे, उनके 2 मुलाजिम पे और इस नजरिए पे कि उन्होंने एसएचओ ने डीआईजी ऑपरेशन से बात करने का कहा था। ठीक है कि ये डीआईजी ऑपरेशन से बात करें रात के 1:30 बजे 2:30 बजे जब आप उधर पहुंच जाएं, तमाशा लगाएं, घर के अंदर पाए जाएं। बिल्कुल। तो आपने तो मजिस्ट्रेट के घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पर माल कर दिया। तो ये शहरियों का क्या हाल करते होंगे। आप जरा सोचें कि एक मजिस्ट्रेट महफूज नहीं है तो आम शहरी तो फिर इनके जुल्म का शिकार ही रहेगा। तो क्या समझते हैं इस पे? तो अभी हमने आना है पूरी बात करनी, लेकिन क्या डीआईजी साहब पे पीका एक्ट लग सकता है? मैं कह रहा हूं कि वो पर्चा हुआ उस पे वो अब कुछ नहीं हो सका, तो इन पे जितने मर्जी पर्चे हो जाए, पीका भी लगाते हैं तो इन पे कुछ भी नहीं होना। पीका बनता है? वैसे पीका बनता है, डीआईजी फैसल कामरान साहब पे पीका बनता है। झूठी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने जी, वो हम पर झूठी इन्फॉर्मेशन शेयर करने पे या बिल्कुल ऐसे ही ऑनर करने पे होता है, फौरी पर्चा दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने तो कर दिया है और सबको पता है। बीबीसी को भी मामू बना दिया है। मामू, ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी मामू बनाया है। जो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी 100% मेरिट करने की, ये नौकरी पर की करने के चक्कर में ब्लंडर कर बैठे हैं। हकाइक को छुपाया जाएगा, झूठ को छुपाया जाएगा, सच को नहीं सामने लाया जाएगा, तो फिर झूठ के तो पैर नहीं होते, वो कभी ना कभी तो आपके मुंह के सामने दोबारा आ जाने, बल्कि मुंह की खानी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ कि यासिर शामी ने जो एक स्टोरी ब्रेक की, ये उसी की स्टोरी है और क्रेडिट भी उसको देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर चैनल में कोई ऐसी रिपोर्टिंग सामने नहीं आ रही तो उसके पीछे बड़े मसले मसाइल भी हैं। लेकिन अगर सहाफत का कोई किसी ने हक अदा किया ना, सहाफ़ी होने का हक अदा किया, तो मैं क्रेडिट देता हूँ यासिर शामी को कि उसने वो स्टोरी बेनकाब की जो कि पुलिस हुकूमती सतह पर छुपा रही थी। अच्छा, हकाइक को बेनकाब करने पर अब यासिर शामी साहब को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है। ठीक है, रिपोर्टिंग करने से रोकना है, झूठे पर्चे देने हैं, गिरफ्तारियां करनी है, ये तो फिर कोई भी आप पे एलिगेशन लगा के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर क्यों कार्रवाई होगी? बिल्कुल ठीक है। उसने तो पाकिस्तान में जो जुर्म हो रहा है, लाहौर शहर में जो जुर्म हो रहा है, उसको तो बेनकाब किया। जिनकी गाड़ी हिट हुई थी उनका तो पर्चा ही नहीं हुआ, उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ था, किसी ने बोदर ही नहीं किया। वो तो हाईलाइट की उसने स्टोरी, तो उसका पर्चा भी हो गया। और जो इतना बड़ा केस जो कि सेव किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, वो गाड़ी हिट होने की सूरत में इनके सर पे। और कहा जाता है कि 15 पे कॉल भी फैमिली ने ही की थी। 15 पे कॉल उनकी फैमिली ने नहीं की। हाँ, उनकी फैमिली ने की और कुछ वो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी की। ठीक है, दोनों की तरफ से कॉल हुई। और यकीनन जो करीबी लोग होते हैं, बहुत से लोग सिंपैथी एक होती है ना कि यार हमदर्दी के नाते फोन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉल्स तो एक से ज्यादा भी हुई हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड जो किया गया है वो फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस की कॉल के बाद किया गया। ठीक है। अच्छा हमाद भाई, अब इस केस में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि इस केस को मेन स्ट्रीम मीडिया से भी हटवाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ जो है वो जो सैंपल मैच करके हैं DNA के, कहा जा रहा है कि उसको भी कहा जा रहा है कि रज़ा डार के साथ जो है वो रिलेट ना किया जाए। ये इस तरह की खबरें, इसमें कितनी सदाकत है? अब देखें जी, पर्चा हो गया, तहकीकात भी सरकारी सतह पर ही होंगी, जो मुतल्लिका अदारे हैं वो करेंगे। अब हमें इन पे कोई इतना एतमाद तो रहा नहीं। ठीक है, जिस तरह केस को इन्होंने बिगाड़ दिया है, हालांकि मुल्ज़मान सारे इनके सामने हैं। ठीक है, उनको बचाया जा रहा था, फिर टक्कर होने की सूरत में इनको अब बचाने की कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अब इन्होंने
मुख्तलिफ सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि इन्होंने ये कर दिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेलिवेंट केस पर बात नहीं की, इन्होंने अपनी बातें सामने रख दी, अपने इतराज़ात, अपने मसले सामने रख दिए। तो बात यह है कि मुकम्मल तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना गया और सुनने के बाद फिर सवाल भी हुए, सवाल के जवाब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था कि ये सवाल जो आप करना चाह रहे हैं ज़ाती सतह पर कि मैंने आपका दाखिला क्यों बंद किया, आपकी नौकरी क्यों, आपके दफ्तर क्यों चला गया, और CCPO के सामने इन्होंने चाय और खाने की बात की कि मैं अब कोई भी होस्ट है, अगर वो किसी को इनवाइट करता है तो उसने तो एंटरटेन करना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पुलिस ऑफिसर अगर हमारे मीडिया चैनल पे भी आएगा तो हम भी उसको सर्व करेंगे, चाय देंगे, कहवा देंगे, बिल्कुल ऐसे खाना होता है सर, जो भी होगा। बिल्कुल भी आप किसी के पास गए हैं तो उसने मोहब्बत में आपको एंटरटेन करना ही करना, बिल्कुल। ना उन्होंने हमें पैसे देने हैं ना हमने पैसे देने हैं। बिल्कुल अच्छे इखलाक से अच्छी जगह पे बैठा के उनसे बात ही करनी है ना। अब CCPO के सामने ये कहते हैं कि इन्होंने मैं हुंदा ते मैं ते इन्हां नूं खाना ही नहीं खवाना सी। यार वो एक 2 गैर मुल्की खवातीन जो किडनैप हुई, उस मामले पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, इतवार का रोज़ा है और खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। मुहर्रम से पहले CCPO को आप कह रहे हैं कि मैं होता तो खाना ना खिलाता, और जब ये 2 गैर मुल्की खवातीन के हवाले से इन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखना था तो तब खाने का इंतज़ाम क्यों किया? ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं मैं खाना नहीं खिलाना थी, दूसरी तरफ तुसी खाने का इंतजाम किया हुआ है। ठीक है, आप एक होस्ट हैं, आपको करना चाहिए था, लेकिन अहमद फराज ने यह कहा कि हम आपकी ना चाय पियेंगे ना खाना खाएंगे, आज आप मुश्किल में आए हैं तो हम आपको क्या रेस्क्यू करें? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा नहीं तो मैंने तो आपको इनविटेशन दिया है जो तरीकाकार होता है। तो ये फिर इस दौरान फिर मुजाहिद शेख जो बोले, उन्होंने कहा मेरे आप दफ्तर आए हैं, तो उन्होंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे, उन्होंने कहा कि आपको राय रास्त पे लाना है। भी राय रास्त पे पहले आप तो आ जाएं, ठीक है, फिर साफियों को भी ले आए। बिल्कुल ठीक। ये फिर मेरी जो बात हुई, मेरी 2 साल से उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद की हुई थी और मेरा आखिरी सवाल था, मुझे पता था आप बड़े हाइपर नजर आए और आपने तो बिल्कुल इस तरह उनके साथ सामना किया कि जैसे कोई बड़ी उनसे तलखियाँ, बड़े उनसे रंजो गम, आप बहुत ही मतलब कि पता नहीं कोई अपना पर्सनल उनसे कोई निकाल रहे थे आप। नहीं, पर्सनल तो नहीं होता, इदारे को हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। वो अगर DIG हैं तो वो भी किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर उनको DIG लगा के उनके दफ्तर से उनको बाहर ना निकालने की इजाजत ही ना हो कि आपने दफ्तर से बाहर नहीं जाना और सारा क्राइम कंट्रोल करना है, मीटिंग भी किसी से नहीं करनी, तो फिर तो उसको DIG नहीं होना चाहिए। तो फिर तो मैं उसके पीछे पड़ा हुआ ना, उसको कमरे से नहीं बाहर निकलने दे रहा। इसी तरह ये मेरे पीछे 2 साल पहले इन्होंने पाबंदी लगा दी कि, और वायरलेस कॉल के जरिए सबको कन्वे किया कि हमाद की रिकॉर्डिंग बंद है, तो कोई अब रिकॉर्डिंग के लिए इसके साथ बात ना करे। अच्छा, मामला क्या बना? तो जब मुझे रिकॉर्डिंग से रोक दिया जाएगा, मेरा दाखिला बंद कर दिया जाएगा, और 2 साल से मैं DIG ऑपरेशन के दफ्तर भी नहीं इंटरव्यू लेने की जा सका। आखिरी इंटरव्यू उनका ही था, और जब वो इंटरव्यू चला तो उसके बाद कोई एक खबर हमारे इदारे पे भी चली जो कि मेरी तरफ से नहीं चली, इदारे की तरफ से चली। उन्होंने कहा आपने खबर क्यों नहीं रोकी? ठीक है, तो मेरा तो नहीं है काम रोकना, जिसने चलाई है उससे बात करें। बिल्कुल। और ना मैं डायरेक्टर न्यूज़ हूँ, ना मैं कंट्रोलर न्यूज़ हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, और रिपोर्टर भी उस सिलसिले में कि मैं अपनी खबर का जिम्मेदार। बिल्कुल। तो उन्होंने बस इसी बुनियाद को बनाकर नाराज़गी का इजहार कर दिया, और आज तक वो तो 2 साल बाद ये 2 गैर मुल्की खवातीन के केस में सामने आए हैं, अदरवाइज तो वो तो जवाब तक देना पसंद नहीं करते। भी आप DIG ऑपरेशन है, इसलिए हम भी आपसे रब्ता कर लेते हैं, किसी का मौक़िफ़ जानना हो, किसी पुलिस मुलाजम के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी मजलूम को इंसाफ नहीं मिल रहा उस हवाले से आपको फ़ोन करना हो, और जो जुल्म व ज़्यादती थानों में होती है उस हवाले से ही हमने स्टेटमेंट लेनी होती है, मौक़िफ़ लेना होता है, तो वो मौक़िफ़ देने से भी इनकारी होती है। तो अगर आप DIG ना हो तो कोई आपको मुँह ही ना लगाए। ठीक है। आपका मौक़िफ़ इसलिए लेते हैं कि आपके पास DIG का ओहदा है और सरकारी ओहदा है, आप जवाब दें। लाहौर के 84 थाने हैं, 84 थानों में क्या जुल्म और बर्बरियत हो रही होती है, क्या इंसाफ आप दे रहे होते हैं, क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से हमने मौक़िफ़ लेना होता है। तो ये कहते हैं कि मैं ये देखे जी, मैं ये मुझे उल्टे पुल्टे काम कहते हैं। कब हमने उल्टे पुल्टे काम किए हैं? जिन्होंने किए हैं। अगर उल्टे पुल्टे काम किए हैं, गैर कानूनी काम कहते हैं, जो एक साफ़ी के
नहीं करने चाहिए तो वो आप उसको कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें उस पर। लेकिन आप ऐसे ही बिला वजह इल्जाम लगाएंगे तो फिर मामला खराब होता है।